Welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing some basic concept of chemistry, and this is a video lecture number 9. I hope you have already watched part 1 to part 8 before watching part 9. In this lecture, we are going to discuss about the molecular formula and empirical formula. So let us discuss this. What is empirical formula and what is molecular formula and how they are correlated. इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में क्या रिलेशन है और ये है क्या। तो इंपेरिकल फार्मूला के बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो होता है इंपेरिकल फार्मूला, ये जो एटम्स यानी जो भी एटम्स प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, उनके सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है। रेशियो के बारे में बताता है यानी कौन किस रेशियो में, और हर एक एटम की रेशियो उसमें रिप्रेजेंट होती है। इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का पता नहीं चलता। जैसे मैं ये कह दूं कि ए की और बी की इनकम की रेशियो 2:3, इसका मतलब अगर ए की इनकम 2 रुपए है तो बी की इनकम 3 रुपए है, ए की इनकम 200 है तो बी की इनकम 300 है, ए की इनकम 2000 है तो बी की इनकम 3000 है। लेकिन कितना है एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा, ये इससे पता नहीं चलेगा इस रेशियो को देने से। तो उसी तरह से इंपेरिकल फार्मूला में एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन दैट कंपाउंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं चलता कि कितने हैं, बट उनकी रेशियो पता चलती है। जबकि मोलिकुलर फार्मूला में क्या होता है कि एग्जैक्ट कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं ये बात पता चल जाता है। ठीक है, तो यही दोनों में फर्क है। अगर मोलिकुलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाता है कि किसी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, और इंपेरिकल फार्मूला में सिर्फ उनकी रेशियो पता चलती है। तो इंपेरिकल फार्मूला में क्या है, रेशियो है। सो लेट अस राइट हियर डेफिनेशन। इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला what is empirical formula? Empirical formula is empirical formula of a compound. We can write here empirical formula of a compound represent the simplest ratio of the atoms of elements present in the compound, right? ये इसका डेफिनेशन हो सकता है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ये कैसे होता है, जैसे मैं मान लो कि कोई एक एलिमेंट्स है जो ये कहे कि कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है। तो उसमें कार्बन एक एटम है और उसके एक एटम कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो और क्लोरीन के 1 एटम है, तो हम उसे लिख देंगे CH2Cl। ठीक है, CH2Cl। ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला इस फॉर्म में ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कहीं पर भी एक कंपाउंड इस तरह का नहीं बन सकता, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कार्बन के जो होते हैं वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए उसे बाहर से 4 एटम की सपोर्ट की जरूरत होती है। यहाँ पे 2 और 1 3 ही है, तो ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, ये एक इंपेरिकल फार्मूला है। ठीक है, ऐसे ही अगर ग्लूकोज का फार्मूला है तो ग्लूकोज के फार्मूला C6H12O6 है, C6H12O6। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला है किसी ग्लूकोज का, लाइक दिस।
अब इसको इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है, CH2O, क्योंकि एक कार्बन है तो उसके दुगने क्या है, हाइड्रोजन, और जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है। तो इनकी सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, यहाँ पे 1:2:1 है। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी रेशियो होती है, जो एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो होती है, और इससे एग्जैक्ट फॉर्मूला का पता नहीं चलता, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन के 6 एलिमेंट है, ये बात पता चल रही है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। इस मोलिकुलर फॉर्मूला में ये बात पता चल रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कार्बन के एक्चुअल में एटम है कितने। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला जस्ट of a compound represent the simplest ratio of the atoms, simplest ratio of the atoms of elements present in the compound. It will not reveal the exact number of atoms present in the compound. So where it exactly reveal, it is exactly revealed in the molecular formula. So whereas molecular formula, what is molecular formula, right? Molecular formula, the molecular formula of a compound represent the actual number of atoms present in that compound, right na? Actual number of atoms present in that compound. So the question is how, for example, अभी पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था C6H12O6, C6H12O6, this is a molecular formula. O6, this is a molecular formula है ना? और ये क्या है, empirical formula क्या है, CH2O is the empirical formula. इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ खास एलिमेंट्स रेशियो है। जैसे हम कहते थे कि मोहन और सोहन की इनकम जो है वो 5:4 की रेशियो में है, और अगर दोनों का मिला के 9,000 इनकम है तो बताइए मोहन की कितनी है। So what we say that 5x plus 4x is 9,000, and x is what? X is something which is constant. So if you multiply by a constant, you will get the exact value. 5x plus 4x is 9x, 9x is 9,000, so x is equal to 1,000. ये 1,000 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पर भी इंपेरिकल फॉर्मूला चूंकि रेशियो में है, इसमें अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मोलेकुलर फॉर्मूला। इसका अर्थ ये हुआ कि मोलेकुलर फॉर्मूला is nothing else but n times, n कोई कांस्टेंट है, n times of empirical formula, right? यानी ये भी कह सकते हैं कि n is equal to क्या होता है, molecular formula divided by empirical formula. तो ये n पता करना होगा, यानी किसी भी मोलेकुलर फॉर्मूला को पता करना हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये n क्या है, कांस्टेंट है, और ये n निकालना हमारी सबसे ज्यादा जरूरी काम है। n कैसे निकालेंगे, ये निकालना ही सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारे इस पूरी के पूरी एपिसोड। तो n कैसे निकालेंगे,
मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ, इसमें जो पता चलता है हमें वो एक्चुअल नंबर पता चल जाता है। ये देखिए एक्चुअल नंबर पता चलता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं, और उसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स पता चलता है। तो आइए सीखते हैं कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, और सबसे पहले कि इंपेरिकल फॉर्मूला डिराइव कैसे करें, और उसके बाद कि इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालें, यही आज हमें सीखना है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस का, अगर उसका मास परसेंटेज हमें पता हो, यानी किसी कंपाउंड में उसका हर एक एलिमेंट का कितना परसेंट मास है। अगर मास परसेंट पता हो तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला पता कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये लिखा है क्वेश्चन, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% of hydrogen, right, 24.27% of carbon and 71.65% of chlorine. If the molar mass of compound is 98.96 gram, find the empirical formula and molecular formula of compound ये हमें बताना है। कैसे करेंगे, इसमें सब ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, राइट। ये इतना परसेंट उसमें हाइड्रोजन है, इतना परसेंट कार्बन है, और बाकी के क्या है, ये बाकी के जो है वो क्लोरीन है। तो 3 डिफरेंट तरह के कंपाउंड इसमें मिक्स्ड है, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन और तीसरा क्लोरीन। अब इनकी मास परसेंटेज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो लगभग ये पूरे 100% हो गई, ये 99.99% है, क्योंकि बाद के एग्जैक्ट डाटा इसमें लिखा नहीं है। सो ये टोटल जो हो गया वो 100% का हिस्सेदारी है। अब इसमें मास परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको लेने होंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि कन्वर्ट परसेंटेज मास टू मास इन ग्राम। ठीक है, तो अगर ये मैं मान लूं कि 4.07%, सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि 100 ग्राम्स। सो 100 ग्राम्स में कितना होगा हाइड्रोजन, 4.7 ग्राम। सो इफ सपोज द टोटल compound weight of compound is 100 gram, let total weight of compound is 100 gram. Let total weight of compound is 100 gram. Compound is 100 gram. So weight of hydrogen, what is that? So therefore mass of hydrogen is 4.07 gram. Mass of hydrogen, here I should write here mass, in fact weight, and instead of weight I should write here mass, right? So mass of hydrogen is this. Mass of carbon is how much? Mass of carbon is 24.27 gram, and mass of chlorine would be what? Mass of chlorine
is 671.65 ग्राम। तो ये पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्या है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो वी विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको याद है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास में एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हाइड्रोजन का निकालना हो तो ये जो गिवन मास है इसमें हाइड्रोजन के मास से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें निकल जाएगा क्या, तो मोल्स। तो स्टेप 2 क्या हुआ, स्टेप 2 हुआ कन्वर्ट द मास इन ग्राम इनटू moles, number of moles of each atom present in the compound, ठीक है। तो ये काम करेंगे। तो पहले आप लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, therefore नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो क्या करना होगा हमें, 4.07 डिवाइडेड बाई 1.008, इससे निकल जाएगा। आपको याद है ना, क्या फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद भी आ जाएगा कि गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो है कितना, 1.008। तो 4.07 डिवाइडेड बाई 1.008 और ये डिवाइड करेंगे तो 4.04 मोल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए तो कितना आएगा। कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये कार्बन का गिवन मास कार्बन का कितना था, 24.27, राइट ना। सो 24.27 डिवाइडेड बाई कार्बन का एटॉमिक वेट 12.011। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये हो जाएगा 2.02। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन तो ये आ जाएगा कितना, क्लोरीन का क्या है 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लगभग 2.02। अब आप देखिए कि इनकी रेशियो हमें निकालनी है। स्टेप 3 क्या है कि इनकी रेशियो है, यानी रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। अगर ये होल नंबर आता है तो वही रेशियो होगी, अगर ये होल नंबर नहीं आता है तो हम उसे होल नंबर लाने के लिए एक सफिशिएंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फ्रैक्शन में अगर आता है तो, ठीक है, डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 2.02 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यानी 2:1:1 आएगा। तो थर्ड स्टेप हमारा यही है, स्टेप 3। व्हाट इज दैट, कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स, और ये लिख लेते हैं, डिवाइड the number of moles by a smallest number to find a ratio, right now. If it is not whole number, remember here, if it is not whole number, then multiply by
multiply by sufficient coefficient. sufficient coefficient से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये होल नंबर नहीं है तो सफिशिएंट कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर रेशियो क्या होगी, यहाँ पे रेशियो होगी इफ वी डिवाइड here divide by 2.02 we get the ratio of हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन एज क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन इज 2:1:1। नाउ अब अगला स्टेप क्या है, ये आ गया रेशियो आपका कि पता चल गया कि कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। और क्लोरीन कितनी है, 1 है। यानी 1:2:1 ऐसा लिख सकते हैं कोरिस्पोंडिंग। पहले यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, पहले यहाँ हाइड्रोजन का रेशियो लिखा है, पहले यहाँ कार्बन लिख दिया तो पहले कार्बन के कोरिस्पोंडिंग नंबर लिखे। तो ये हो गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसा है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए इन्हीं रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। और अगला स्टेप यही है हमारा, स्टेप 4, राइट द सिंबल्स followed by the numbers. Write empirical formula as symbol of elements followed by their numbers, corresponding numbers, number of ratio of number, right na, number as suffix, subscript, in subscript, number in subscript, ठीक है, सबस्क्रिप्ट। तो ऐसा लिखेंगे, therefore empirical formula here, empirical formula is equal to, empirical formula क्या हो जाएगा, of compound is, compound will be CH2Cl, CH2Cl। अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास पहले निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, स्टेप 5, टू फाइंड molecular formula from empirical formula, first we have to find what, n, empirical formula, first of all we need to find n, formula we need to find n, जिसकी हमने चर्चा किया था, n, that is constant, ठीक है। टू डू दिस क्या करना होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप इसमें, 2-3 स्टेप इसमें भी करने, कैलकुलेट द empirical formula mass, right? That is how to do this, add the atomic mass of elements present, right now, with the ratio number, right now, and thereafter what to do, ratio, empirical number. And second step is that divide the molar mass by empirical formula mass,
formula mass to get n. So therefore n is equal to get n, and therefore n is equal to what? To get n. n निकालने के लिए ये काम करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि n इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, राइट, ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब देखिए, यहां पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू व्हाट? empirical formula mass मतलब मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा? CH2Cl। इसका मतलब हो गया C का मतलब 12, हाइड्रोजन का मतलब 12.01, यू कैन टेक इट 12.01 प्लस हाइड्रोजन का 1.008 into 2 प्लस क्लोरीन का 35.5। so that will come 49 point, कितना होगा ये हो जाएगा 49.12 35 2 12 47 48 49, कितना हुआ? ये 48 पॉइंट होगा समथिंग। दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 12.01 प्लस ये हो गया 2.016 प्लस 35.5 प्लस 12.011 होता है। आप ये भी ले लीजिए। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा प्लस दिस। सो दैट विल बी 3 प्लस 6 प्लस 1 7 and 1 plus 1 2 plus 5 7, you know, 1 plus 1 2, and that will come 1 plus 1 is 2, so calculate it. So that will come 49.48, right? So ये ग्राम आ गया। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये so molar mass n is equal to, therefore n is equal to, molar mass is given how much? But molar mass is given, ये दिया हुआ है 98.96 ग्राम। so therefore n can be calculated as, n कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है फिर बताइए? n is equal to, therefore n is equal to molar mass upon empirical formula mass। इसका मतलब ये हो गया कि हमें लिखना है 98.96 डिवाइडेड बाई 49.48 ग्राम। आपको देख के लग रहा है कि ये 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। इसलिए मोलेकुलर फॉर्मूला जब आपको निकालना है तो आप n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कर सकते हैं। नाउ molecular formula can be written as, therefore molecular formula is equal to n into empirical formula। so therefore molecular formula of compound is 2 times of CH2Cl, that is C2H4Cl2। This is the molecular formula of compound। molecular formula ये हो गया C2H4Cl2। ये पूरा का पूरा जो है ये मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। तो ये अगला स्टेप है कि आपको क्या करना है? मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो n है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस का अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो उसे हम क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं, है ना, मास निकाल सकते हैं। और मास दिया हो सब्सटेंस का तो हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो हम नंबर ऑफ मास निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता कर सकते हैं।
और अगर इसी तरह से मॉलिक्यूल्स पता हो ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो उससे मास भी निकाल सकते हैं, और मास पता हो तो उससे नंबर ऑफ मोल भी पता कर सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है ना, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। रिमेंबर, मोलिकुलर मास और molecular mass of volatile compound, this is said no. Molecular mass of volatile compound can be obtained as molecular mass is equal to 2 into vapor density. Molecular mass is equal to 2 into vapor density. Molecular mass is equal to 2 into vapor density, right? So that can be calculated. Now let us consider one more example. I think it would be better if you discuss one more example. So एक second question discuss करते हैं, और इस क्वेश्चन के बारे में एक अलग कंपोजिशन के हिसाब से फिर से एक हम empirical formula और molecular formula derive करते हैं. So an inorganic salt contains this percent of sodium and 40.51% of sulfur and 30.38% of oxygen. Calculate the empirical formula. Calculate the empirical formula. The empirical formula of the compound. राइट, ये है क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि टोटल मास क्या है 100 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, that is Na. Sodium is Na is what? So given mass divided by what? Atomic mass. Atomic mass of sodium is 23. So that will be 1.266. Number of moles of, अब क्या बच गया, सल्फर. सल्फर का क्या होगा, तो सल्फर का ये 40.51 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 1.266. और तीसरा जो है वो क्या है, वो है ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का कितना है 30.38 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1.897 लाइक दिस. अब क्या करनी है, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है. तो रेशियो निकालने के लिए जो हमने कहा था कि आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए. Na:(S:)O. तो ये निकालने के लिए सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो इससे डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 1, तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1 व्हाट, दिस इज 1.5 टाइम्स 1.5, दैट इज 3/2. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने बताया था कि अगर फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे. अगर इस बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड किया था तो सीधे लग रहा है 1.5 आएगा, 1.5 को हमने 3/2 लिख दिया. तो एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होल नंबर हो जाएगा. मतलब रेशियो क्या हो गई 2:2:3. इसका मतलब सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं और इस सल्फर के 2 मॉलिक्यूल हैं, और ऑक्सीजन के सल्फर के 2 एटम हैं, सोडियम के 2 एटम हैं, सल्फर के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं. And therefore empirical formula can be written as empirical formula will be what, Na2, right, S2O3, that is answer. तो ये इतना आसान है
आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। उतना सारा स्टेप लिखा था इसलिए वो लंबा हो रहा था, अदरवाइज इतना लंबा है नहीं। आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको परसेंटेज कंपोजिशन मालूम होना चाहिए, और परसेंटेज का मतलब ही है कि 100 ग्राम में है तो हम उसमें इतना ग्राम ले लेंगे और उसमें उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स आपको जब एक बार पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके सिंपलेस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना है। सिंपलेस्ट नंबर से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये रेशियो निकल के आ जाता है, और रेशियो निकल के आ गया तो आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं और जल्दी से देखिए इसको कैसे करेंगे। 2.746 gram of a compound contains silver this, sulfur this gram and oxygen a 0.538 gram. Calculate the empirical formula of compound, right? So this is a question. Now first of all यहाँ परसेंटेज नहीं दिया हुआ, यहाँ मास दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सीधे सीधे मास दिया हुआ है, तो इस मास के कंपोजिशन में से इतना सिल्वर है, इतना ये सल्फर है और इतना ऑक्सीजन है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कि क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag सिल्वर कितना, क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास होता है ना, ये तो पता ही है आपको। तो आप क्या करेंगे, ये है 1.94 ग्राम डिवाइडेड बाय सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम, तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.0179। एंड इसी तरह से हम बाकियों का भी निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, therefore number of moles of sulfur is equal to how much, तो ये गिवन मास है आपका 0.268 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, है ना। तो इसे ये सिल्वर का मोल मिल जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0.538 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 60, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अगर आप इनकी रेशियो निकालना चाहें, देयरफॉर अब रेशियो निकालना है सिल्वर का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तो सबसे छोटे नंबर से इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.179 डिवाइडेड बाय 8.375 इंटू 10⁻³ इसे डिवाइड करोगे, और चूंकि इसी से डिवाइड कर रहे हो तो ये 1 ही होगा। और इसमें क्या होगा कि इससे डिवाइड करेंगे फिर तो क्या होगा 0.0336 डिवाइडेड बाय 8.375 इंटू 10⁻³ अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आएगी, कितनी आएगी रेशियो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये 1 आएगा और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 और ये 1 और ये 4। इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 2.01 4.01 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको डिवाइड करने पे ये अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया हमने, बहुत ही करीबी मामला है इसलिए ले सकते हैं 214। तो 214 होने का मतलब कि सिल्वर जो है क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सिल्वर जो है उसके 2 आइटम है, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4, तो क्या लिखेंगे Ag2SO4 and therefore empirical formula of compound will be empirical formula of that compound will be Ag2SO4 ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप देख पाए कि क्या करेंगे, हम एम्पिरिकल फार्मूला को लिख सकते हैं। अगर इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखना होता तो हम क्या करते, अगर गिवन मास दिया है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसका मोलिकुलर फार्मूला भी लिखना हो, तो अब मोलिकुलर फार्मूला इसका कैसे लिखेंगे,